हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 देखने वाला इस वीडियो में। ऑलरेडी 255 क्वेश्चन कवर हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग मोर फर्दर 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 256 को देखते हैं। क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी वाज गिवन बाय। ये जो कॉन्सेप्ट था बाउंडेड रेशनैलिटी का, ये किसने दिया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी सी आई बर्नार्ड, सी हेनरी फ्योल और डी हॉबर्ट साइमन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रेशनैलिटी का, वो किसने दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट साइमन। तो ये जो बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दिया था हर्बर्ट साइमन ने। अगला सवाल है, लीगल रेशनल अथॉरिटी इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लीगल रेशनल अथॉरिटी ये शब्द आपके सामने आया होगा। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये बताना। ऑप्शन ए पब्लिक चॉइस थ्योरी, बी मोटिवेशन थ्योरी, सी थ्योरी ऑफ वाई और डी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। लीगल रेशनल अथॉरिटी किसका कोर कॉन्सेप्ट है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। लीगल रेशनल अथॉरिटी मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है और ये थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कोर कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल है, एंट्रोपी इज अ लॉ ऑफ नेचर इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड्स। ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ, सी ग्रोथ एंड कॉन्टिन्यूटी और डी रीबर्थ एंड इमर्जेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग चाहो तो लाइव चैट में भी कमेंट करके बता सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ। तो एंट्रोपी जो कि लॉ होता है नेचर का, वो उसका वो किसी भी फॉर्म में, और उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन और डेथ की तरफ बढ़ता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से अपने एंड की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल है, in the 18th century, the scholars who were interested in the administrative branch of academic inquiry belonged to। 18वीं शताब्दी के आसपास कुछ स्कॉलर्स थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को और पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, उसके बारे में और इंक्वायरी करने में, एकेडमिक इंक्वायरी करने में इंटरेस्टेड थे। तो ये बताने ये लोग किस कंट्री के थे? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रशिया और डी यूके। हालांकि 18th सेंचुरी में इस कंट्री के स्कॉलर्स ने ट्राई तो किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की एकेडमिक इंक्वायरी के लिए, पर ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी में आप लोगों ने शायद सुना भी हो, कैमरलिज्म था, कैमरलिस्ट थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आसपास कैमरलिस्ट थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को एकेडमिक इंक्वायरी के प्रति इंटरेस्टेड थे। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ काम किया था, पर ये लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का एकेडमिक इंक्वायरी तो मतलब एकेडमिक स्टडी तो यूएसए में ही शुरू हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। और जर्मनी में वो लोग कैमरलिस्ट्स कहलाते थे। जर्मनी या ऑस्ट्रिया भी हो सकता है, कहीं अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं दिया और ऑस्ट्रिया दिया तो ऑस्ट्रिया भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आसपास एरिया में थे। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के तौर पे ऑफ रिसेंट ओरिजिन है, लगभग 200 साल पुराना है, अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड, सी वेरी ओल्ड और अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी कब कितना पुराना है ये बताना। एज स्टडी और एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन तो हम लोग को पता है हाल फिलहाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है ये। पर एज एन एक्टिविटी ये काफ़ी पुराना है, वेरी ओल्ड। रिसेंट ओरिजिन तो नहीं है। रिसेंट ओरिजिन में अगर बोला जाए तो एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन हो सकता है रिसेंट ओरिजिन, क्योंकि 2 सेंचुरी ज़्यादा पुराना समय नहीं कहलाता है। 200 साल तो ये नहीं होगा, 2000 साल भी नहीं होगा। वेरी ओल्ड या फिर कहा जाए सिंस इंसेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में रहने लगे, तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी नोइंगली और अननोइंगली है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। या फिर अगर वेरी ओल्ड की जगह लिखा रहा है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन तो वो भी आंसर हो सकता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आपको आंसर देना है। अगला सवाल है, वुड्रो विल्सन essay द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर।
सबको पता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन का ऐसे था। तो ये बताने किस ईयर पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1687 में, बी 1787 में, सी 1865 में और डी 1887 में। और इसी के साथ, इसी एसे के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस आया था एज ए डिसिप्लिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1887। तो ये जो वुडरो विल्सन ने ऐसे लिखा था द इसे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिश हुआ था 1887 ईयर में। अगला सवाल है, हु डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। अभी फ्रेंड्स कुछ आगे के क्वेश्चंस में लगभग अभी इस सारे बाकी बचे हुए इस वीडियो के सारे बचे हुए क्वेश्चंस में हम लोग अभी थोड़ा डेफिनेशन टाइप ही क्वेश्चन देखेंगे। तो ये याद रखने जैसी चीज है, तो मैंने सोचा कुछ डेफिनेशन टाइप्स क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लिया जाए, है ना। तो अभी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, 6-7 क्वेश्चन होंगे अभी ऐसे। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। ऑप्शन ए पिफनर एंड प्रेस्थस, बी विलोबी, सी सीआई बर्नार्ड और डी लिंडल उर्विक। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पिफनर एंड प्रेस्थस। पिफनर एंड प्रेस्थस ने एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। हु सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective। एक किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड डियामेंट, बी एल डी वाइट, सी ल्यूथर गोलिक और डी रेंसस लिकर्ट। फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, चूंकि ये तुरंत याद होने की जैसी चीज नहीं है, तो या तो आप वीडियो को बाद में रिपीट करके देख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं ताकि आप आराम से एक बार पढ़ सको इसे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन बी एल डी वाइट का। एल डी वाइट ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्संस टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ये स्टेटमेंट एल डी वाइट का है। अगला सवाल है, हु सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए क्रिस आर्गेरस, बी एल्टन मेयो, सी हर्बर्ट साइमन और डी ओरविक। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। अगला सवाल है, हु डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन एज कंसर्न्ड विद द व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए जॉन ए विग, बी जी एम पिफनर, सी मार्शल डिमॉक और डी विलोबी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मार्शल डिमॉक। मार्शल डिमॉक डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज कंसर्न्ड विद द व्हाट एंड द हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ सेड बाय। ऑप्शन ए हार्वे वाकर, बी जॉन एविग, सी कार्ल मार्क्स और डी वुडरो विल्सन। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है वुडरो विल्सन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ सेड बाय वुडरो विल्सन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला सवाल, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज embracing the executive branch of government only। ऑप्शन ए एल्टन मेयो, बी इयन ग्लैडन, सी ल्यूथर गोलिक और डी कार्ल मार्क्स। सर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ल्यूथर गोलिक। लूथर गोलिक ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एम्ब्रेसिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ओनली। अगला सवाल है, हु सेड दैट public administration consists of those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन है फेलिक्स निग्रो, बी एल डी वाइट, सी डिमॉक और डी ओरविक। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन बी एल डी वाइट का। एल डी वाइट ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन याद रखिए क्योंकि बहुत बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जहां भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर होते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड,
या डायरेक्ट डेफिनेशन ही दिया रहता है और पूछा जाता है इसका ऑथर कौन है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये याद रखने की जरूरत होती है बेसिकली। अगर जहाँ भी आता है बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, किसने डिफाइन किया किस तरह से, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने डिफाइन किया किस तरह से, सिग्निफिकेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस के बारे में किसने क्या बोला, ये सब स्टेटमेंट जनरली आता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। वैसे थोड़ा बोरिंग होता है, फिर भी एग्जाम में आता है तो करना जरूरी है। अगला सवाल है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑप्शन ए ऑल गवर्नमेंट फंक्शन, बी जुडिशियल फंक्शंस, सी मैनेजरियल फंक्शंस और डी नन ऑफ एबव। ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, किसको क्या क्या इंक्लूड करता है अपने आप में ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑल गवर्नमेंटल फंक्शंस। तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो सारा गवर्नमेंटल फंक्शन को अपने आप में इंक्लूड करता है। अगला सवाल है, which one of the following principle of administration was not advocated by Henry Fayol। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल ने एडवोकेट नहीं किया था, मतलब सपोर्ट नहीं किया था। ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन, बी कंट्रोल, सी प्लानिंग और डी स्टाफिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्टाफिंग। तो जो डेफिनेशन है इस क्वेश्चन का करेक्ट, सॉरी जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हुआ ऑप्शन डी। तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे उसमें स्टाफिंग नहीं था। तो क्या क्या था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में? तो आपको बता दीजिए, एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 14 प्रिंसिपल, यहाँ 14 प्रिंसिपल की बात नहीं की जा रही, यहाँ POCC की बात की जा रही। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो तो ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये 5 दिया था हेनरी फ्योल ने। और ये POCC क्या है? प्लानिंग है। P से O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांडिंग, फिर C से कोऑर्डिनेटिंग एंड अनदर C से कंट्रोलिंग। तो ये POCC के बारे में बात किया गया है, POCC। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, प्लानिंग ये तीनों तो है ही। इसके अलावा कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग और ऑर्गेनाइजिंग भी है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। और हम लोग अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे के आसपास। तो थैंक्स, और आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक्स।